हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम द टॉपिक ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। वैसे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हम लोगों ने टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज इसके पहले वाले सेशंस में किए हैं, बट उनमें जो एसएससी जेईई 2022 लेटेस्ट ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हमने वहां पर कवर अप नहीं किया था, बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा फील होता है कि रीसेंट ईयर्स में सर लेवल चेंज हो चुका है हमारी एग्जाम का, सर अब ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं ऐसा, या हो सकता है कुछ इसका उल्टा भी सोचते हो कि अब एग्जाम का लेवल कम हो गया है। ऐसा सोचने वाले स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली ये पता चल पाए दैट व्हाट इज द करंट ट्रेंड, ये अब आप लोग खुद ही जज करेंगे यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेशन में कि क्या इसके पहले वाले सेशंस में जो हम लोगों ने चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करे थे वही सेम लेवल पे आपके लास्ट ईयर्स में भी सवाल आए हैं, या ये जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है ये चेंज हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे और यहाँ पर ये भी समझेंगे साथ ही साथ दैट व्हाट वाज द लेवल ऑफ एग्जाम फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन 2022। चलिए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन को, और सेशन का जो पहला क्वेश्चन आप देखिए सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर एसएससी जेईई 2022 के ही हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का ईयर आप लोगों को नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते बोलता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है? सबसे पहले पॉइजन रेशियो की डेफिनेशन दे दी है, दैट इज नेगेटिव ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रीम टू द लैटरल स्ट्रीम। अब देखिए अगर पॉइजन रेशियो की बात करें, पॉइजन रेशियो पे बेस्ड इसके पहले भी बहुत बार सवाल आया है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देखा होगा तो बिल्कुल बेशक आपने इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार देखे थे, जिसमें पॉइजन रेशियो की वैल्यू और पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला बार बार पूछा गया था, है ना। लेकिन 2022 में भी पूछ लिया गया, मतलब कुछ नया नहीं है, ये सेम ट्रेंड पे सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीटेड है ये, है ना। अच्छा, म्यू का फॉर्मूला क्या था? तो दैट वाज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रीम टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रीम। अच्छा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि भैया देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन के ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन में वैल्यू उसका उल्टा दिया हुआ है, उल्टा है, दैट मीन्स दिस इज ऑब्वियस सी बात है, ये गलत है ना। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या बोलता है? दैट द लैटरल स्ट्रीम कैन बी मेजर्ड अलोंग द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। भाई लैटरल स्ट्रेन होता क्या है? देखिए अगर मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर बॉडी है या फिर बार है जो कि हम लोग जनरली स्टडी करते हैं और इस पे आपने फोर्स अप्लाई करा ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ इस तरह से, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली डायरेक्शन में अगर कोई यहाँ पर डायमेंशन में चेंजेस होते हैं, लेट अस सपोज कुछ इस तरह से यहाँ पर डायमेंशन बढ़ गया है, अब डायमेंशन हो गया है ओरिजिनल लेंथ प्लस डेल्टा एल, मतलब कुछ इंक्रीज हुआ है यहाँ पर लेंथ में, बट ये जो स्ट्रेन है कौन सी डायरेक्शन में? लेंथ की डायरेक्शन में, दैट इज अ चेंज इन लेंथ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ, इसको बोला जाता है एज द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसको क्या बोला जाता है? एज द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। बट सर अगर मैं लैटरल स्ट्रेन की बात कर रहा हूं तो वो होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब अगर मान लीजिए इसका डायमीटर इनिशियली था d और अभी हो गया है डायमीटर घट के कुछ d माइनस डेल्टा डी, तो ऑब्वियसली बात है इस केस में यहाँ पर अगर मैं डायमेट्रिक स्ट्रेन की बात करूंगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू बी डेल्टा डी अपॉन डी, और इसी को बोला जाता है एज द लैटरल स्ट्रेन। कौन सी डायरेक्शन में मेजर किया जाता है? तो दैट इज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द फोर्स अप्लाइड, यस और नो। और सर परपेंडिकुलर डायरेक्शन को क्या बोला जाता है? एज द ट्रांसवर्स डायरेक्शन या फिर लैटरल डायरेक्शन, है ना। तो यहाँ पर ट्रांसवर्स लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है सही है यार, ये गलत तो है नहीं, है ना। थर्ड क्या बोलता है? that the lateral strain is generally less than the longitudinal stream। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप लैटरल स्ट्रेन निकालते हो तो उसमें एक म्यू टर्म मल्टीप्लाई करनी पड़ती है इन द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब लिख कर देता हूं, जरा समझिएगा जरा, लैटरल स्ट्रेन इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इनटू म्यू।
पॉइजन्स रेशियो, और पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू क्या है, दिस इज ऑब्वियस सी बात है, ये लेस देन 1 होता है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि लैटरल स्ट्रेन जो होगा, लैटरल स्ट्रेन हमेशा ही कम होगा एज कंपेयर टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। यस और नो? तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। फोर्थ क्या बोलता है कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन एक्ट्स अलोंग द लॉन्गेस्ट डायमेंशन। भैया जिस भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है उस डायरेक्शन में आप यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कैलकुलेट करते हो। तो एग्जैक्टली तो सही नहीं, लेकिन काफी बार ये सही हो सकता है कि अगर आपने ये जो हमने फिगर दिखाया है इसमें लॉन्गेस्ट जो डायरेक्शन है, लॉन्गेस्ट डायमेंशन है, उसी के अबाउट फोर्स लगाया गया है ना। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, बट चलिए जनरली अगर बोला जाए तो ये सही है अगर आपको फोर्स की डायरेक्शन ही एग्जैक्टली ना दी गई हो, है ना, तो आप लेंथ को ही लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन बोल देते हो। तो ये भी सही है, दैट मीन्स आपको पूछा गया था इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो कैसा था ये क्वेश्चन? मेरे हिसाब से तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देख के टिक कर दिया होगा, है ना, लेकिन समझ में आ रही है, इजी था ये वाला क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं और क्वेश्चन अगला क्या है। A cantilever being subjected to the point load of 10 units at its free end। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स वाला क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन का कंसेप्ट ना समझ में आता हो तो मेरा सजेशन सिंपल सा होगा, पहले डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स के चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस करवाए हैं वो चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चंस पहले चेक कर लीजिए। फॉर्मुलेज बेसिकली आपको याद होनी चाहिए। कैंटिलीवर बीम की बात कर रहा है और कैंटिलीवर बीम में भी ये आपको बोल रहा है कि भैया फ्री एंड पर लगा है एक लोड, है ना, पॉइंट लोड लगा है। सो लेट अस सपोज कि कुछ इस तरह का यहाँ पर लोड अगर लगा है W और लेंथ है आपके पूरे बीम की दैट इज L, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए दैट योर डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड इज गिवन एज WL क्यूब बाय 3EI। ठीक है, और जो स्लोप है, स्लोप की वैल्यू भी एट द फ्री एंड ही सबसे ज्यादा होती है एंड दैट इज गिवन एज WL स्क्वायर बाय 2EI। अच्छा, ये फॉर्मूले मैंने इसलिए लिख दिए हैं भैया बेसिक पता होना चाहिए तब तो क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सो दिस इज द बेसिक दैट इज रिक्वायर्ड। ना भी पढ़ा हो तो मैंने आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करवाया है चैप्टर वाइज वाले क्वेश्चंस में। देखते चलिए अब यहाँ पर क्या बोलता है कि हैविंग मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ 1250 अपॉन 3EI। भाई मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या दे दी गई है, 1250 अपॉन 3EI। अच्छा, वैसे फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी योर WL क्यूब बाय 3EI, है ना। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, W इंटू, अच्छा पॉइंट लोड कितना है, 10 यूनिट्स का है ना, पॉइंट लोड कितना है, 10 यूनिट्स का है। तो पॉइंट लोड इज W इंटू L क्यूब इज इक्वल्स टू बी क्या है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू बी 1250। यस और नो? तो ये चीज समझ में आती है, कैंटिलीवर ऑफ पॉइंट लोड ऑफ 10 यूनिट्स एट इट्स फ्री एंड। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ये यहां से हम लोगों को फर्स्ट अब बोल सकते हो इक्वेशन मुझे मिल गई है। अब आगे बढ़ते हैं, मेरे को पूछ रहा है स्लोप की वैल्यू, तो भैया स्लोप का भी फॉर्मूला आप लोगों को पता है, क्या है फॉर्मूला। तो स्लोप का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, दैट इज इक्वल्स टू बी WL स्क्वायर बाय 2EI, है ना। तो चलिए ये पता है, लेकिन सर यहाँ पर W की वैल्यू पता है हम लोग को 10 है, इंटू L स्क्वायर अपॉन 2EI कैलकुलेट करना है ना। अब अगर मैं आपको पूछता हूं कि भैया क्या आपको L की वैल्यू पता है, हाँ सर पता है, दैट इज इक्वल्स टू बी 125 का क्यूब रूट हो जाएगा, है ना। इसी इक्वेशन को सॉल्व करते तो L की वैल्यू मिल जाती है आप लोगों को। अब L की वैल्यू इधर से क्या मिलती है, दैट इज इक्वल्स टू बी 5 यूनिट्स, है ना। सो L की वैल्यू इधर पुट कर देता हूं 5 का स्क्वायर अपॉन 2EI। यस और नो? क्या दिखता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 25 इंटू 100 मतलब 20, सो इंटू 10 दैट इज 250। 250 अपॉन 2 इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी योर 125 अपॉन EI। यस और नो? तो बड़ी आसानी से 125 अपॉन EI ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। बोलो यस और नो? क्वेश्चन इजी था, आई होप शायद समझ में आया है। यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान था, बेसिक फॉर्मूले पता हो और उससे बेस्ड क्वेश्चन तो हमने इसके पहले भी देखे हैं, पिछले सालों में भी, इस साल पूछ लिया तो कौन सी नई चीज थी, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है नेक्स्ट बोलता है भाई एक सर्कुलर बीम है जिसमें शियर फोर्स की वैल्यू दे दी गई है एज इक्वल्स टू बी और 45 किलो न्यूटन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये किलो न्यूटन में है, यूनिट जरूर लिख लीजिएगा। फिर आगे बोलता है दैट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अलाउड इज इक्वल्स टू बी 6 MPa, है ना। 6 MPa का मतलब होता है 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा इस चीज पे,
क्योंकि यूनिट कन्वर्जन अगर गलत कर दिया तो आंसर गलत हो सकता है ना। अगला क्या बोलता है कि भैया सेफ डायमीटर बता दो अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी में 2 ले लेता हूं तो, है ना। तो अगर मान लीजिए व्हाट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी, दैट इज 2, इसका मतलब व्हाट विल बी द परमिसिबल शियर स्ट्रेस, दैट विल बी द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बाय 2, दैट इज इक्वल टू बी 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आया ना भाई, अगर 6 पर फेलियर होता है तो अब आप यहाँ पर सिर्फ 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर का ही स्ट्रेस अप्लाई करोगे, उससे ज्यादा वो अलाउ नहीं करोगे, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 2। ठीक है सर। अच्छा सर, जो बीम है यहाँ पर उसका सेक्शन कैसा दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। सेक्शन गिवन इज सर्कुलर सेक्शन, सेक्शन कैसा दिया गया है, दैट इज अ सर्कुलर सेक्शन। और सर्कुलर सेक्शन में अगर मैं आपको शियर स्ट्रेस का वेरिएशन पूछता हूं कैसा होता था, लेट अस सपोज दैट दिस इज योर सर्कुलर सेक्शन, तो इसमें जो शियर स्ट्रेस का वेरिएशन था कुछ इस तरह का था। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यहां देखने को मिलता था एंड दैट वाज इक्वल टू बी 4/3 ऑफ टाउ एवरेज। ठीक है, सो दिस इज योर टाउ मैक्स। ये बेसिक कंसेप्ट सबको याद होगा, है ना। अच्छा सर, टाउ एवरेज क्या होता है, दैट इज नथिंग बट दैट इज द शियर फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो मुझे ये चीज पता है कि भैया मैक्सिमम जो यहाँ पर हमारा टाउ जाना चाहिए वो 3 जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो अब मेरे को ये चीज पता है टाउ मैक्स इज इक्वल टू बी परमिसिबल, है ना, परमिटेड इज नथिंग बट दैट इज 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3 ऑफ टाउ एवरेज। टाउ एवरेज मतलब S अपॉन एरिया, शियर फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो मैं लिख देता हूँ 3 इज इक्वल टू बी 4/3 इंटू शियर फोर्स कितना अप्लाई किया गया, ये दिया हुआ है 40 पाई। ध्यान दीजिएगा 1000 भी मल्टीप्लाई कर देते बिकॉज वैल्यू आ जाएगी अब न्यूटन में। ठीक है, क्योंकि इसकी यूनिट थी यहाँ पर न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब एरिया की बात कर ले तो एरिया क्या होता है, दैट इज पाई/4 इंटू डायामीटर का स्क्वायर। यस और नो। सॉल्व करते हैं इसको, चलिए यहाँ पर आगे तो क्या आ जाएगा देखते हैं, है ना। सबसे पहले इधर लिख देता हूँ 3 को 9 लिख देता हूँ, चलिए 4 इंटू 40 इंटू 4 इंटू 1000, और ऑब्वियस सी बात है पाई और पाई खैर कैंसल आउट हो चुका है, नीचे बच जाएगा डी स्क्वायर। ठीक है, सो अगेन इसको सॉल्व करें, डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी क्या आ जाएगा, देखिए 4 का क्यूब होता है 64, है ना। सो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू बी और 64, और ऑब्वियस सी बात है साथ में आएगा 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 9, है ना। इसी को अगेन सॉल्व करते हैं। अगर मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं, देखो ये 10 की पावर 4 है तो स्क्वायर रूट करूंगा तो 10 की पावर 2 आ जाएगा, और 64 का किसका स्क्वायर होता है, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 8, और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो बड़ी आसानी से आप यहाँ से डी की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या आ जाएगा सर, 8/3 इज 2.67 इंटू 100 कर देता हूं तो ये वैल्यू आ जाएगी 266.67। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि सर यार एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं दिया जाता, बिना कैलकुलेटर के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। भाई मैंने करके बताया आपको, कोई तकलीफ हुई बहुत ज्यादा, नहीं सर नहीं हुई, बस प्रैक्टिस करिए इसी तरह से जैसे मैं करवा रहा हूं, विदाउट कैलकुलेटर कोशिश करिए, आपसे सॉल्व हो जाएगा, है ना। किस तरह से फटाफट विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना है, ये प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है, और कुछ कुछ ट्रिक्स है जो मैं आप लोगों के यहाँ पर वीडियोस में बता ही रहा हूं। तो अभी फिलहाल आंसर मिल चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप शायद क्वेश्चन का आंसर इजीली आप लोग ने भी कैलकुलेट किया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर आंसर मिल चुका था हम लोगों को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। देखिए अगर मैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करता हूं तो ये होता क्या है सर, इसी का एक और नाम है क्या सर, दैट इज द शियर मॉडुलस। सर फर्स्ट चैप्टर के जब क्वेश्चंस करे थे ना उसी में ये बहुत बार आया है ना। सर इसको डिनोट किया जाता है बाय जी, या फिर कई बार कैपिटल एन से भी इसका नोटेशन दिखता है। व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट दिस इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। ठीक है, अच्छा ये बिल्कुल हम सभी जानते हैं, ऑलरेडी इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो आप लोग, है ना। मैं ये अज्यूम करता हूं आप लोगों ने पहले चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करा था मेरे साथ, और अब यहाँ पर अब आप लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चंस को चेक कर रहे हो, रीजन अलग अलग करने का कि भाई पहले आप ये समझ ले कि यार उस चैप्टर पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसमें आप सीखोगे, और वो जो सीखा है क्या वही सेम लेवल के क्वेश्चंस रिसेंट ईयर्स में भी आते हैं। कि बहुत लोगों के मन में एक डर होता है, स्टूडेंट्स में खास करके जो पहली बार
एग्जाम दे रहे होते हैं, उनको ऐसा फील होता है कि यार हर साल पेपर का एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है। तो आपको ये चीज एग्जैक्टली समझ आ पाए, इसलिए लेटेस्ट ईयर्स के क्वेश्चंस अलग करवा रहा हूं, ताकि आप लेटेस्ट ट्रेंड को समझ पाए और अपनी एग्जाम में उसी के हिसाब से थोड़ी प्रिपरेशन को चेंज कर पाए, है ना। तो अभी फिलहाल यहाँ पर देखते हैं क्या पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है ना। पहला स्टेटमेंट जब जरा पढ़ते हैं, बोलता है दैट इट डिपेंड्स अपॉन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड नो रिलेशन विद द पॉइजन्स रेशियो। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जी, ई और म्यू तीनों का एक कॉम्बाइंड फॉर्मूला था जो आप सभी ने पढ़ा है ना। तो तीनों में एक रिलेशन होता है भैया, ये नहीं बोला जा सकता कि म्यू का कोई रिलेशन नहीं है, गलत हो गया ये। सेकंड क्या बोलता है, दैट इट इज नॉट नोन एज शेयर मॉडुलस। अरे भाई, अगर ये शेयर मॉडुलस नहीं बोला जाता तो क्या बुलाया जाता है, यही होता है शेयर मॉडुलस। तो भैया ये गलत हो गया, है ना। थर्ड बोलता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, भी इसको बुलाया जाता है। भाई बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला जाए तो वो के होता है, दैट इज द स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या होता है ये, दैट इज द नॉर्मल स्ट्रेस, दैट इज द नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो ये अलग होता है, ना कि ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है। गलत है ये, है ना। और ऑब्वियसली बात है, आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी कि भैया इसी को, इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज द शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। बड़ा आसान था ये क्वेश्चन सॉल्व करना। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग डिफ्लेक्शन इन बीम्स। भैया डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स का दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है ये। क्या बोलता है, इनमें से कौन सा मेथड नहीं है। पहला, इंटीग्रेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। बिल्कुल सर, हम लोगों के पास डबल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, 2 बार इंटीग्रेट करते हैं और इंटीग्रेट करके हम लोगों को इक्वेशन मिल जाती है फॉर द वाई, है ना। d2y/dx² वाली इक्वेशन को हम लोग डबल इंटीग्रेट करते हैं। ये पहला फंडा है, पहला मेथड है जो आप इस चैप्टर में सीखते हो, है ना। तो ये तो होता है, ये मेथड तो होता है। फिर इसके अलावा शियर एंड लोड इक्वेशन। बिल्कुल सर, शियर फोर्स की भी अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो शियर फोर्स और लोड भी रिलेट होते हैं। उसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको यहाँ पर से क्या मिल जाएगा, उसको सॉरी एक बार डिफरेंशिएट करोगे आपको मोमेंट की इक्वेशन मिल जाएगी, शियर फोर्स की इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको वहां पर d2y/dx वाली इक्वेशन मिल जाएगी। उसी को एक्चुअली आप रिलेट करते थे विद द डिफ्लेक्शन, यस और नो, है ना। शियर फोर्स है मोमेंट रिलेटेड है और मोमेंट से आपकी डिफ्लेक्शन मतलब y की वैल्यू रिलेटेड होती है ना। तो ऑब्वियसली बात है, इंटीग्रेशन की बातें जब हो रही है ना, तो शियर फोर्स वाला और लोड वाली इक्वेशन उसको इंटीग्रेट किया जाता है और उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो अपना डिफ्लेक्शन की वैल्यू, है ना। तो इस पे बेस, दोनों पे बेस हम लोगों ने डेरिवेशन देखे हैं। डेरिवेशन तो खैर फिलहाल आपको नहीं करवा रहा हूं, बट आपको बस थोड़ा सा मेथड याद दिला रहा हूं। थर्ड क्या है, मोहर सर्कल मेथड। मोहर सर्कल मेथड एक्चुअली ये यूज किया जाता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस ऑन एनी प्लेन ड्यू टू द अप्लाइड लोड्स, है ना। जो भी अप्लाइड स्ट्रेसेस है उसके कारण किसी भी प्लेन पर शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, ये आप पता कर सकते हो यूजिंग द मोहर सर्कल मेथड, जो कि आप लोग पढ़ते हो प्रिंसिपल स्ट्रेस वाले चैप्टर में, है ना। तो ये चीज तो गलत होगी भैया, ये डिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में नहीं पढ़ते, प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए पढ़ते हैं। उसमें भी आप देखते हो कि भैया किसी भी प्लेन पर अगर नॉर्मल और शियर स्ट्रेस निकालना है तो उसके लिए मोहर सर्कल इज द ग्राफिकल सॉल्यूशन। हाँ, मोमेंट एरिया मेथड बिल्कुल यूज किया जाता है भाई। 2 थ्योरम है यहाँ पर, थ्योरम 1 है फॉर द रिफ्लेक्शन, थ्योरम 2 है फॉर द स्लोप वैल्यू। ठीक है, सभी ने बिल्कुल पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा मेथड नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी सारे मेथड है सभी पढ़े भी हम लोगों ने। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है यहाँ पर, 2022 का ही क्वेश्चन है। बोलता है एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, लेंथ उसकी एल है, 2 पॉइंट लोड लग रहे हैं और जो डायग्राम है वो भी दिख रहा है। पूछता भैया इसमें भी बताओ बेंडिंग मोमेंट एट द लेफ्ट एंड सपोर्ट क्या होगा। तो देखो सबसे पहली बात आप क्या करोगे, इसका नाम दे देता हूं ए बी सी और डी। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाकर ही दिखा देता हूं आपको। सबसे पहली बात यहां से रिएक्शंस की वैल्यू निकालते हैं। समीशन ऑफ रिएक्शंस की वैल्यू क्या होंगी, अब 2 रिएक्शन मिल रही होगी, एक तो ए पर और एक डी पर। दैट विल बी इक्वल्स टू बी द टोटल लोड एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि इसका समीशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन 0 होना चाहिए। सो दैट विल बी इक्वल्स टू बी पी प्लस पी
एक तो ये फॉर्मूला बन गया, दैट इज इक्वल टू बी 2p, ये इक्वेशन बन गई, सॉरी फॉर्मूला नहीं है, पहली इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन, कोई भी एक पॉइंट पर आप जो मोमेंट है उसको इक्वेट कर लो जीरो, तो समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इक्वल टू बी जीरो। अगर ऐसा करता हूं तो यहां से मिल जाएगा p इंटू, देखो ये डिस्टेंस है l/3 और ये डिस्टेंस है 2l/3, ठीक है ना। सो p का एक का डिस्टेंस है l/3, दूसरे का डिस्टेंस है 2l/3 और यहाँ पर जो रिएक्शन मिल रही है उसका डिस्टेंस है l। तो यहां से अगेन आर डी और आर ए की दोनों की वैल्यूज मिल जाएंगी। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा लोड सिमेट्रिकल था, ऑब्वियस सी बात है दोनों की वैल्यूज क्या रहेंगी, पी रहेंगी। वैसे अधिकतर स्टूडेंट्स पहले ही जज कर चुके होंगे कि भैया रिएक्शन तो इक्वल आएंगी, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिकल लोडिंग है, सिमेट्रिकल बीम है, ठीक है सर। अगर रिएक्शन पी पी ही आ रही है तो पूछ के आ रहा है बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट। भैया देखो सिंपली सपोर्टेड बीम है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली सपोर्टेड बीम के सपोर्ट पर पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो होती है, क्या आपको पता होना चाहिए, तभी तो हम लोगों ने ये वाली इक्वेशन लगाई थी, है ना। तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो ही आनी है, ये बात पक्की है। लेकिन फिर भी चलिए आपको मैं डायग्राम बनाकर बताने वाला था, तो एग्जैक्टली डायग्राम याद दिला देता हूँ। इसको वैसे ही वाला जो केस है इस पे बेस्ड क्वेश्चन करे हैं हम लोगों ने। जो डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है, क्या कुछ इस तरह का ये डायग्राम बनता है। अच्छा, इधर वैल्यू क्या आ जाती है, दैट इज इक्वल टू बी, दिस वैल्यू इज इक्वल टू बी और PL/3, ठीक है। इधर वैल्यू जीरो है, इधर वैल्यू जीरो है। सो दिस इज द डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अच्छा, इसी के अलावा अगर इसका मेरे को शियर फोर्स डायग्राम पूछा जाता तो कैसा बनता सर शियर फोर्स डायग्राम। तो देखो शियर फोर्स की बात कर ले तो शियर फोर्स बनता है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह का शियर फोर्स बनता है, ठीक है। तो ये शियर फोर्स डायग्राम बन गया। अब अगर आपको नहीं आता है ये तो थोड़ा सा पहले वाले सेशन को रेफर कर लीजिए, जहां पर एसएफडी बीएमडी के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, तो वहां पर मैंने बहुत अच्छे से इनका एक्सप्लेनेशन दिया था। आंसर फिलहाल पूछ रहा है लेफ्ट सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो रहेगी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, दैट फॉर एन आइसोट्रोपिक होमोजीनियस बॉडी। आइसोट्रोपिक होमोजीनियस मतलब क्या है सर, आइसोट्रोपिक का मतलब है सभी डायरेक्शन में सेम सेम प्रॉपर्टीज होंगी, होमोजीनियस का मतलब सभी लोकेशन पे सेम प्रॉपर्टी होंगी। पूछता है कि भैया ये रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द एक्सियल स्ट्रेन क्या होता है, ये लैटरल टू द एक्सियल क्या होता है ये, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज योर एक्सियल को ही हम लोग क्या बोल देते हैं एज द लॉन्गिट्यूडनल, यस और नो। ये रेशियो क्या होता है, दिस इज योर म्यू, पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। तो पॉइजन्स रेशियो कहां दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्ट सवाल था, सिंपल सवाल था, रिपीट हुआ है क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन, पॉइजन रेशियो की वैल्यू और उसकी डेफिनेशन में बेस्ड क्वेश्चन पहले भी बहुत सारे आते थे, अभी भी आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट बोलता है देखो एसएफडी बीएमडी पे बेस्ड क्वेश्चन आगे ही नहीं है, शियर फोर्स एट द मिड स्पैन पूछ रहा है, इतना तो मैंने पढ़ ही लिया। बीम कैसी है, कैंटिलीवर बीम, ये यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ था, लेंथ एल है, यूडीएल लग रहा है कहां, ऑफ डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ ओवर इट्स मिडल 1/3 पार्ट। मतलब अगर ये कैंटिलीवर बीम है तो इसके मैंने 1/3 पार्ट कर दिए, इसका जो मिडल 1/3 है मतलब यहां लग रहा है एक यूडीएल, कितना, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर वाला, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज L/3, बाकी ये डिस्टेंस भी ऑब्वियस सी बात है L/3 हो जाएगा और ये डिस्टेंस भी बच गया L/3 हो जाएगा। पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है शियर फोर्स एट द मिड स्पैन एंड द फिक्स्ड एंड। देखो शियर फोर्स का डायग्राम बनाकर दे देता हूं मैं आप लोगों को, इधर से लेकर इधर तक, यहां से ए से लेकर बी तक शियर फोर्स जीरो रहेगा क्योंकि फोर्स लग ही नहीं रहा है। यहां खड़े होकर राइट हैंड साइड में देखोगे तो कोई फोर्स नहीं है ना। तो बी पॉइंट तक तो शियर फोर्स का वैल्यू जीरो रहेगी, फिर बी से लेकर ये सी पॉइंट तक जाओगे तब तक वैल्यू इंक्रीज करेगी बिकॉज ऑफ द यूडीएल, है ना। और राइट हैंड साइड डाउनवर्ड है फोर्स, इसलिए शियर फोर्स को पॉजिटिव लेते हुए चलता हूं, ठीक है। बढ़ रहा है धीरे धीरे क्योंकि यूडीएल है, लीनियरली इंक्रीज करेगा। इधर तक आते आते कितना हो जाएगा सर, दिस विल बी इक्वल टू बी डब्ल्यू इंटू L/3, टोटल लोड कितना है डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर इंटू लेंथ इज L/3, और उसके बाद ये वैल्यू कांस्टेंट चलेगी, उसके बाद ये वैल्यू कांस्टेंट चलेगी कुछ इस तरह से, ठीक है। तो दिस इज योर एसएफडी। अब पूछा जाता है सर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी सुन लो अब जरा। बेंडिंग मोमेंट एट ए तो जीरो होगा, बी पर अगर मैं बात कर लेता हूं तो वो भी जीरो होगा, बेंडिंग मोमेंट एट सी पूछा जाए
तो सी पर क्या होगा सर? ये जो हमारा लोड है ना, ये एक्ट करता हुआ एज्यूम किया जा सकता है यहाँ पर। कितना लोड है? WL/3। सर ये डिस्टेंस कितना हो गया? L/6 है ना। तो कितना हो गया? W इंटू L/3 इंटू L/6। सो दिस इज इक्वल टू बी WL²/18। ठीक है, बट ये सी पर है। सिमिलरली एक पॉइंट यहां लिख देता हूं डी, और एक पॉइंट यहां लिख देता हूं ई। बेंडिंग मोमेंट एट डी भी बता दो। चलो डी कितना आ जाएगा सर? डी मतलब यहां। अब इधर अगर मेरे को मोमेंट निकालना है तो उसके राइट हैंड साइड में कौन सा लोड है वो देख लो। सर राइट हैंड साइड में इतना लोड है। कितना है सर ये लोड? दिस इज इक्वल टू बी WL/6। लोड कितना है बोलो? अरे यार कलर चेंज कर लेता हूं मैं। इधर लोड लग रहा होगा, WL/6 का लोड होगा, है ना। तो WL/6 का लोड है, कहाँ एक्ट कर रहा है? L/12 डिस्टेंस पर। तो ये हो जाएगा WL²/72। कहाँ का वैल्यू है ये? डी पॉइंट का है। सिमिलरली अगर बेंडिंग मोमेंट एट ई पूछा जाता तो क्या होता? तो टोटल लोड लग रहा है WL/3, कितने डिस्टेंस पर सर? यहां से टोटल L/2 डिस्टेंस पर। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द यूडीएल पे लगता हुआ एज्यूम कर लेते हैं हम लोग। तो एट अ डिस्टेंस ऑफ L/2, सो ये वैल्यू हो जाएगी WL²/6। अब देखो जरा पूछा कहाँ है। उसके पहले डायग्राम याद दिला देता हूँ। डायग्राम बेंडिंग मोमेंट का कैसा बनेगा सर? बेंडिंग मोमेंट ऑब्वियस ही बात है, आपके जहां पर लोड नहीं है वहां पर 0 रहेगा वहां तक। उसके बाद बढ़ाना शुरू होगा यहां से। पहले यूडीएल में के नीचे चलेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा? पैराबोलिक। और उसके बाद कैसा हो जाएगा? लीनियर। क्योंकि सर लीटर वाले में क्या है, यहाँ पर कोई लोड नहीं है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। ये पॉइंट हो गया आपका कौन सा? सी। ये हो गया बी, ये हो गया ए, और ये हो गया ई। ठीक है, ये था डी। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, जरा बात को क्लियरली पढ़ना। पूछता है शियर फोर्स एट द मिड स्पैन बता दो। मिड स्पैन पे, मिड स्पैन मतलब ये यहाँ कितना होगा शियर फोर्स? WL/3 का आधा, क्योंकि आधा ही लोड लगा है वहां तक। तो WL/6 मिड स्पैन पे कितना होगा? WL/6। फिक्स एंड तक जाते जाते वैल्यू कितनी होगी? ये रही फिक्स एंड। कितना है यहाँ पर वैल्यू? WL/3। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाता है। आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने का बोला ही नहीं था, मैंने बनाकर दे तो दिया है आपको, लेकिन क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी। मतलब हमारी हिसाब से तो ये क्वेश्चन ज्यादा इजी हो गया। शियर फोर्स डायग्राम तो बहुत जल्दी बन गया था ना सर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है। अभी भैया बात को क्लियरली समझो, ये जो वेरी करता है ना, ये अधिकतर कैसे वेरी करता है? पैराबोलिकली वेरी करता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं फॉर्मूले को याद करता हूं, शियर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला था वो क्या था? SAY/I/B, है ना। तो अगर विड्थ ज्यादा हो जाएगी तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब अगर विड्थ ज्यादा है तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है? कम है। अगर विड्थ एकदम से कम हो जाए तो शियर स्ट्रेस बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा यहां पर क्या देखने मिल रहा है। इधर शियर स्ट्रेस ज्यादा है ना। इसका मतलब इधर विड्थ क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, है ना। यहां से लेकर यहां तक पूरे में। और अगर इधर शियर स्ट्रेस एकदम से कम हो गया है, इसका मतलब यहाँ पर विड्थ क्या होनी चाहिए? बढ़ जानी चाहिए। तो सर ऊपर ऊपर वाले पोर्शन में विड्थ ज्यादा होनी चाहिए, बाकी नीचे में धीरे धीरे, क्योंकि डिक्रीज ही कर रहा है, सडन चेंज नहीं है, इसका मतलब विड्थ में भी कोई सडन चेंज नहीं है। हाँ या ना। ये पॉइंट से लेकर यहां तक नो सडन चेंज दिख रहा है। कोई सडन चेंज नहीं है। हाँ सर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, लेकिन सडन चेंज नहीं है, है ना। लेकिन सर इस पॉइंट पे क्या देखने को मिल रहा है? इस पॉइंट पर इस पे सडन चेंज है। किसमें? शियर स्ट्रेस में। तो इसका मतलब सडन चेंज इन विड्थ भी होगा, है ना। लेकिन उसके ऊपर विड्थ क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां इस पोर्शन में क्या देखने मिल रहा है? मोर विड्थ होनी चाहिए। कैसे पता करा भैया? ये वाले फॉर्मूले से पता करा। ठीक है, जहां पर स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब वहां पर विड्थ ज्यादा। अब कहाँ विड्थ से ज्यादा दिख रही? कौन से डायग्राम में विड्थ से ज्यादा दिख रही? सर इसमें ऊपर विड्थ से ज्यादा है, सही बात है, लेकिन नीचे भी विड्थ है, मतलब 2 बार चेंज हुआ है विड्थ। ये सही नहीं है, क्योंकि डायग्राम के हिसाब से एक ही बार सडन चेंज हुआ है विड्थ में। तो ये गलत हो गया। आई सेक्शन नहीं है ये। ऑब्वियसली बात है सर, ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें तो सडन चेंज है ही नहीं विड्थ में, धीरे धीरे ही चेंज हो रहा है। इसमें भी सडन चेंज नहीं है, धीरे धीरे ही चेंज हो रहा है विड्थ में। ऑब्वियसली बात है सर, यहां देखो इस पोर्शन पे सडन चेंज दिख रहा है विड्थ में, और विड्थ कम हुई है।
ऊपर से नीचे आने पर। एकदम सही आंसर कौन सा है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। वैसे या तो आप डायग्राम याद करके चले जाओ, देखो डायग्राम रटना बेवकूफी है, ठीक है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आता है जो मैंने अभी आपको फॉर्मूले से बताया है, तो ऑब्वियस सी बात है डायग्राम को रट कर जाना एग्जाम में वो बेवकूफी हो जाएगी आपकी। क्योंकि देखो एग्जाम में जब आप जाते हो ना, रटा हुआ बहुत बार स्टूडेंट भूल जाते हैं। नर्वसनेस है, बहुत ज्यादा एंजाइटी है आपकी एग्जाम टाइम पर। एग्जाम हॉल में ही एंटर करते हैं वो आपके सारे सपने, जितने भी लोगों ने आपसे एक्सपेक्ट किया था उस एग्जाम में अच्छा करने का, सबकी इमेज सामने आ जाती है। और उस केस में बहुत सारे लोग नर्वस हो जाते हैं, रटा हुआ भूल जाते हैं। समझ के गए होंगे तो वो नहीं भूला जाता, ठीक है। समझ के जाइए एग्जाम में, रट करना चाहिए। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो डायग्राम सेम है जो कि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था। इसके लिए एसएफडी बीएमडी दोनों याद दिला देता हूं सर। एसएफडी बनता है कुछ इस तरह का, ये एसएफडी का डायग्राम है सर। अच्छा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनता है वो भी याद दिला देता हूं, कुछ इस तरह का बनता है, ठीक है। ये हो जाएगी वैल्यू PL/3, अगर 1/3 है तो 1/3 लिखा भी इधर, है ना। तो ये है आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, पॉजिटिव में बनेगा पूरा का पूरा, ठीक है। डायग्राम दोनों याद है आपको क्योंकि पहले कर चुके ये वाला केस। अब क्वेश्चन पढ़ते डायरेक्टली। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ BMD। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात कर रहा है, ये है सर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चलो सुनो, पहला बोलता है दैट द बेंडिंग मोमेंट इज जीरो एट द मिड स्पैन सेक्शन। ये कहां जीरो दिख रहा है? मिड स्पैन पे। इधर वैल्यू जीरो दिख रही है, देखो जरा यहाँ पर जीरो है क्या? नहीं है सर, गलत हो गया। बी देखो क्या बोलता है, दैट बेंडिंग मोमेंट फर्स्ट इंक्रीजेज लीनियरली अप टू द मिड स्पैन। सर 1/3 तक इंक्रीज होगा, मिड स्पैन तक नहीं करेगा, ठीक है। तो ये लिख देना गलत है, अप टू 1/3 बोलते ना, और उसके आगे तो ऑब्वियस सी बात है गलत है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। थर्ड देखते हैं, बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट इन द मिडल 1/3 पार्ट। बिल्कुल सही बात है, देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट। और इस पर्टिकुलर पोर्शन में हम क्या बोलते हैं, दिस इज योर प्योर बेंडिंग। क्यों? प्योर बेंडिंग वाली जो इक्वेशन आपने डिराइव करी है ना, बेंडिंग स्ट्रेस वाले चैप्टर में जो इक्वेशन यूज करते हो ना, वो एक्चुअली एप्लीकेबल ही होती है सर इस वाले केस के लिए, प्योर बेंडिंग वाले केस के लिए। और प्योर बेंडिंग कहां से कहां आ रही है सर? ये वाले पोर्शन में आ रही है। किस वाले पोर्शन में? BC में, ठीक है। तो वो इक्वेशन एक्चुअली BC जैसे पोर्शन के लिए ही एग्जैक्टली एप्लीकेबल होती है, बेंडिंग इक्वेशन की बात हो रही है। बट फिलहाल बी गलत हो गया। थर्ड देखते हैं, थर्ड एकदम सही था। अच्छा फोर्थ क्या बोलते हैं, बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट इन द लेफ्ट 1/3 पार्ट। नहीं भाई, दिख रहा है इधर भी वेरी कर रहा है, इधर भी वेरी कर रहा है, मिडल में है जरूर कांस्टेंट, लेफ्ट और राइट वाले 1/3 पार्ट में वेरिएबल है, लीनियरली वेरी। तो ये भी गलत हो गया और आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है भैया, इफेक्टिव लेंथ दे दी गई है कॉलम की अबाउट इट्स एक्स एक्सेस एंड द वाई एक्सेस। तो लेंथ की वैल्यू क्या दे दी है, एक्स एक्सेस पे अबाउट दैट इज 3 मीटर, और वाइड एक्सेस के अबाउट क्या दे दी गई है, 2.75 मीटर। कॉलम पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये चीज तो साफ साफ समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को। इसके अलावा आपको बोल रहा है कि यहाँ पर डायमेंशन जो है वो दी हुई है 400 mm क्रॉस 600 mm, ठीक। ये है आपकी एक्स एक्सेस की बात है, और ये है आपकी वाई वाई एक्सेस। बट एक बात बताओ, पूछ रहा है कि कॉलम को क्लासिफाई करके दे दो। कॉलम को आप लोग क्लासिफाई करते थे अकॉर्डिंग टू द स्लेंडरनेस रेशियो। ये वैल्यू अगर लेस देन 32 आ जाए तो हम लोग बोलते हैं दैट द कॉलम इज शॉर्ट कॉलम। अगर लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 120 आ जाए तो हम बोलते हैं दैट द कॉलम इज लॉन्ग कॉलम। और अगर 32 और 120 के बीच में है तो हम बोलते हैं दैट द कॉलम इज इंटरमीडिएट, है ना। ये मैंने आपको कॉलम वाले चैप्टर के जब क्वेश्चंस करवाए थे तब भी बताया था, पहले भी आ चुका है। ये जो स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यूज पे बेस्ड क्वेश्चन है ना, वो पहले भी आ चुके हैं। हाँ सर, अगर एग्जैक्टली कॉलम का स्लेंडरनेस रेशियो निकालने की बात आए उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आया है, लेकिन स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू के बेसिस पे कॉलम की टाइप बता देना, ये क्वेश्चन नहीं आया सर। देखो ये वाले पोर्शन पे अलग से सवाल आया है, बिल्कुल आया, ये तो पहले ही आते थे, है ना। फिर आपको स्लेंडरनेस रेशियो निकालने वाले क्वेश्चंस भी आए हैं,
भैया रेशियो निकालो, स्लेंडरनेस रेशियो, लैम्डा की वैल्यू निकालो और ये वाली वैल्यूज को देखकर आप टाइप ऑफ कॉलम बता दो। ये क्वेश्चन बोल सकते हो पहली बार है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हो गया, क्योंकि इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, पहला लैम्डा निकालना और लैम्डा की वैल्यू के बेसिस पे टाइप ऑफ कॉलम बता देना। इन दोनों पे सेपरेटली क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी, तो कुछ नया नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर नया क्वेश्चन, अरे भाई नया नहीं है यार, चेक करो जरा कॉलम वाले चैप्टर को जाकर, पहले भी आ चुके हैं ऐसे सवाल, है ना। चलो अब ये बताओ, अब लैम्डा फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इफेक्टिव लेंथ अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। अब अगर मैं रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करता हूं तो फॉर्मूला होता है आई अपॉन एरिया अंडर रूट में। सर आई होता है अपने रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए होती है बी डी क्यूब बाय 12 अपॉन एरिया। लेकिन सर अगर मैं मिनिमम चाहता हूं ना तो डी वो वाला डायमेंशन ले लो जो कम है। अब डी कौन सा वाला लेना चाहिए, 400 की 600? तो क्योंकि डी का क्यूब हो रहा है, अगर छोटी वैल्यू का क्यूब करूंगा तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्ट छोटा आएगा, लेकिन बड़ी वैल्यू का क्यूब कर दिया ना तो वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, इसलिए बड़ी वैल्यू मत ले लेना क्यूब में, ये वाला क्यूब बोल रहा हूं। ठीक है, तो क्या लिखूं, अंडर रूट ऑफ, बड़ी वैल्यू को पहले लिख देता हूं और छोटी वैल्यू का क्यूब कर लेता हूं, क्योंकि वो वाला आई छोटा आएगा, अपॉन एरिया, एरिया क्या होगा 600 इंटू 400। ठीक है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 400 डिवाइडेड बाय 12। so this is nothing but that, sorry 400 का स्क्वायर, so this is 400 divided by 4 root 3, है ना, तो that is equals to your 100 divided by root 3, ये हो गया r मिनिमम। ठीक, 100 बाय रूट 3। आई होप क्लियर है। चलो सर क्लियर है। अच्छा 4 रूट 3 नहीं आएगा सर, 2 रूट 3 आएगा, गलती कर दी आपने। ठीक है, सही कर देता हूँ, 2 रूट 3, 4 इंटू 3 होता है ना 12, तो दिस इज इक्वल्स टू बी 200 बाय रूट 3, ये हो गया आपका आर मिनिमम की वैल्यू। अब क्या करते हैं, लैम्डा की वैल्यू निकाल देते हैं। एल इफेक्टिव कौन सा वाला लिया जाए भैया, ये बात समझो जरा, अगर मैंने एक्सिस ली है कौन सी वाली, जिसमें मैंने क्यूब किया है किसका, 400 का, इसका मतलब एक्सिस मैंने ली है ये वाली। क्यों, क्योंकि सर अगर आपने वाई वाई वाली एक्सिस ली है ना, इसका मतलब कि अब उसके लिए हो जाएगा ये बी और ये डायमेंशन हो जाएगा डी, पी डी क्यूब बाय 12। क्यूब किसका होता है, परपेंडिकुलर वाली डायमेंशन का, जो भी एक्सिस के परपेंडिकुलर डायमेंशन उसका क्यूब किया जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्यूब किया है 400 का, इसका मतलब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डायमेंशन जिसका क्यूब किया है, और उसके परपेंडिकुलर जो है वो हमारी एक्सिस बन गई। तो अब लिख देता हूं यहाँ पर हमारा 2.75 मीटर इज द लेंथ, तो 2.75 मीटर मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूं अपॉन आर मिनिमम दैट इज 200 बाय रूट 3, तो ये हो जाएगा 2750 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाय 200। अब देखो 2750 को मैं लिख सकता हूं 27.5 डिवाइडेड बाय 2, 27.5 डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू क्या आएगी सर, वैल्यू आ जाएगी अराउंड 27.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.732, है ना, तो ये वैल्यू आ गई हमारी करीब 13.75। ठीक है, 13.75 इंटू 1.732। देखो 14 इंटू 1.7 भी करता ना तो भी वो 28 से ज्यादा नहीं आता। क्यों सर, 14 इंटू 2 होता तो 28 आता, है ना, जबकि यहां पर वैल्यू क्या दिख रही है 13.75, वो भी 14 से कम है, और 1.732 ये भी 2 से कम है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू जो आएगी ये लेस देन 28 आएगा। यस और नो, अगर लेस देन 28 आ रहा मतलब आंसर क्या आ जाएगा, दिस इज शॉर्ट कॉलम। कैसा कॉलम है ये, शॉर्ट कॉलम है, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बड़ा आसान था क्वेश्चन सॉल्व करना, बट थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता था। ऐसे क्वेश्चन से बचकर रहो, हमेशा अपने एग्जाम को कम से कम 3 राउंड में कंप्लीट करो। पहले राउंड में बहुत इजी क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन सेकंड राउंड में आएंगे जो कि आपसे हो तो जाएंगे लेकिन टाइम लगेगा, और थर्ड राउंड में वो ऐसे क्वेश्चन जो कि आते ही नहीं थे बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोलता है, that the property of the material or a structure indicating the extent to which it can deform beyond the limit of yield deformation before failure। क्या बोल रहा है यार कहानी, मैं डायग्राम बता देता हूं आपको। देखो ये इस तरह का फेलियर है,
और एक तो इस तरह का फेलियर। जो पहला वाला ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ है किसका? डक्टाइल मटेरियल का। और ये ग्राफ किसका है? ब्रिटल का। ब्रिटल का ये भी बन सकता है और ब्रिटल का एक और भी बन सकता है, इससे भी भयंकर सर, इस तरह का। ये भी ब्रिटल है, जिसमें बहुत ज्यादा यील्ड के बाद स्ट्रेन देखने को ना मिले, जिसमें फेलियर के इंडिकेशन ज्यादा ना मिले, वो सडनली फेल हो जाता हो, उसको बोला जाता है द ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, तो फेलियर का इंडिकेशन ज्यादा ना मिले, वो ऑब्वियस सी बात है, एग्जैक्टली अगर बोला जाए तो जो लाल वाला ग्राफ बनाया ना वो होता है। तो ठीक है, लाल वाले को मैं मैच कर देता हूँ इसके साथ। तो ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटल मटेरियल में फेलियर का इंडिकेशन नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि यील्ड के बाद और ज्यादा यील्ड डिफॉर्मेशन यहाँ पर बहुत कम है ना। तो बोल रहा है फेलियर के पहले पहले अगर बहुत अच्छा खासा डिफॉर्मेशन देखने को मिलता हो तो इसको बोला जाता है डक्टिलिटी। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? डक्टिलिटी। ठीक है, आई होप शायद क्लियरली समझ में आती है बात, है ना। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि सर वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शीयर फोर्स की वैल्यू दे दी गई है एज 50 किलो न्यूटन। शीयर फोर्स कितना है? 50 किलो न्यूटन ऑन द रेक्टेंगुलर सेक्शन। इंपॉर्टेंट बात अंडरलाइन कर देता हूं, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए दिया है, जिसकी डेप्थ दे दी गई है 150 mm की। और आगे बोलता है कि इसकी विड्थ बता दो। क्या बताना है? विड्थ बता दो। अगर परमिसिबल शीयर स्ट्रेस कितना है? 5 MPa। तो शीयर स्ट्रेस मैक्सिमम कितना है यहाँ पर अलाउड? दैट इज 5 MPa, मतलब 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ये अगेन आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर अगर सेक्शन है तो उसमें शीयर स्ट्रेस कैसे वेरी करता है? वेरिएशन पैराबोलिक ही होता है, लेकिन जो मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस होता है उसकी वैल्यू होती है 3/2 ऑफ टाउ एवरेज। ठीक है सर, क्वेश्चन में मेरे को मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस की वैल्यू दे दी गई है। क्या दी है? 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 3/2 ऑफ टाउ एवरेज, तो 3/2 ऑफ टाउ एवरेज हो जाएगा S/A। तो 5 इज इक्वल्स टू बी 3/2 ऑफ शीयर फोर्स कितना है? दैट इज 50 किलो न्यूटन, 50 इंटू 1000 न्यूटन। एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी? विड्थ इंटू डेप्थ, है ना। विड्थ की वैल्यू निकालनी है और डेप्थ की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई है एज इक्वल्स टू बी 150 mm। तो मेरे को कैलकुलेट करना है बी की वैल्यू, बड़ी आसानी से आ जाएगी, दैट इज 50,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5। ठीक है, तो सर चलो ये तो आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ और यहाँ पर सर मैंने क्या कर दिया? 3/2 कर दिया और 150 भी बचा है यहाँ पर, तो 150 आएगा नीचे, 150 mm। हो गया, सॉल्व कर लिया। अब देखो जरा सर, 5 इंटू 3 इज ऑल्सो 115, है ना। 2 इंटू 5 इज 10। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 15 के बाद 4 जीरो, और ये हो गया हमारा 15 के बाद 2 जीरो, एक जीरो इन दोनों का और एक जीरो इसका, है ना। सर 2 जीरो को 4 जीरो से कैंसिल करूंगा, बचेंगे 2 जीरो अगेन, तो दैट इज इक्वल्स टू बी 100 mm। पी की वैल्यू आ गई और यही पूछा गया था, 100 mm, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। ये बोल देना भैया कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, गलत है, इसका मतलब आपको प्रॉपरली फॉर्मूला पता ही नहीं है। अब बताओ, ये वाले फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आया है क्या पहले एसएससी जेई के एग्जाम में? कि पहले वाले ईयर्स में बिल्कुल आया है। ना यकीन हो तो शीयर स्ट्रेस वाले वीडियो को जाकर चेक कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। A cantilever 2 meter long beam carries point load of 300, 500 and 800 न्यूटन। कैंटिलीवर बीम है, टोटल लेंथ कितनी है इसकी? 2 मीटर है, 2 मीटर है। क्या बोल रहा है कि ये लोड अप्लाई करा है हमने टोटल 3। एक तो फ्री एंड पर ही अप्लाई कर दिया 2 मीटर पे, कितना? 800 न्यूटन का। दूसरा अप्लाई कर दिया है हमने यहाँ पर 500 न्यूटन का। कहाँ, कितने डिस्टेंस पर सर? एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर। ठीक है, दिया है ना, ये रहा 1.2 और ये रहा 2। ठीक है, तीसरा 300 का है, कहाँ अप्लाई करा है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। तो ये डिस्टेंस भी पता है 0.5। पूछ क्या रहा है? शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज। भैया बताओ फटाफट। शीयर फोर्स का डायग्राम। सबसे पहले यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800। फिर वैल्यू इधर से इधर तक कांस्टेंट चलेगी पॉइंट लोड के लिए। आई होप आप लोगों को फॉर्मूला पता है, तो फॉर्मूला नहीं, शीयर फोर्स डायग्राम बनाना आता है सबको, है ना। उसके बाद
सर 800 प्लस 500 ये वैल्यू हो जाएगी 1300। फिर और बढ़ेगी, यहां पर आके वैल्यू और बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 1600। भाई 300 और ऐड कर दो, है ना, और ये बन गया डायग्राम। ठीक, शियर फोर्स की वैल्यू टोटल कितनी होगी 1600 एट द फिक्स्ड एंड। पूछ क्या रहा है, शियर फोर्स एट द फिक्स्ड एंड कितना है 1600, ठीक, किलो न्यूटन में। और क्या पूछ रहा है, बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है एट द फ्री एंड। भैया बेंडिंग मोमेंट का भी डायग्राम बनाकर दे देता हूं आपको, बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम ए बी सी डी, मैं पूरा डायग्राम बना रहा हूं, वैसे तो आंसर 0 आएगा। क्यों, क्योंकि फ्री एंड पे पूछ रहा है, और अगर इधर से डायग्राम बनाना शुरू करते हैं तो पहली वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। फिर भी चलो बताता हूं, इधर तक आते आते कितना हो जाएगा 0.8, ये डिस्टेंस कितना है 0.8 इंटू 800, दैट इज इक्वल टू बी 640 किलो न्यूटन या 640 न्यूटन मीटर। ठीक है, उसके बाद और यहां पर आएंगे और बढ़ेगा, यहां तक आते आते फ्री सॉरी फिक्स एंड पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेंडिंग मोमेंट है डी, 800 का डिस्टेंस है 2 मीटर, 500 का डिस्टेंस है 1.2 मीटर, और 300 का डिस्टेंस है 0.5 मीटर। तो दैट इज 1600 प्लस 600 प्लस 150, तो दैट इज 2350 न्यूटन मीटर। इधर वैल्यू हो जाएगी 2350। कुछ इस तरह से वैल्यूज चलेंगी। अब बीच की वैल्यू मैंने ये वाली नहीं बताई है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे ये किसके बीच किसके लिए बात कर रहा हूँ, पॉइंट सी के लिए बात कर रहा हूँ। तो मुझे बताओ फटाफट कमेंट करके दैट व्हाट विल बी द बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। ओके, कमेंट में मेरे को आपका आंसर दिखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अगला क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करूं उसके पहले ये बताओ फ्री एंड पे कितना था वैल्यू 0। पहला आंसर 1600, दूसरा आंसर 0। कौन सा ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कंफर्म। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ये कैंटिलीवर बीम है एल जिसमें मोमेंट एक्ट कर रहा है एट द फ्री एंड, मतलब ये है आपका फ्री एंड पर एम नॉट मोमेंट। पूछता है कि भैया ये बताओ इसका बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा। भैया शियर फोर्स डायग्राम शियर फोर्स 0 चलेगा। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट की बात कर ले तो बेंडिंग मोमेंट सर कुछ इस तरह से चलेगा, कांस्टेंट चलेगा पूरे के पूरे में। बोलो यस और नो, क्योंकि और तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है ना। तो दोनों के डायग्राम पता है अपने को। अब जरा पहला स्टेटमेंट पढ़ो जरा, बेंडिंग मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय लीनियरली इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन। भैया लीनियरली इंक्रीजिंग नहीं, कांस्टेंट चलेगा, फर्स्ट गलत। सेकंड, द बीम हैज कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट थ्रू आउट। बिल्कुल सही बात है सर, बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा पूरे में। थर्ड भी देख लो गलत होना चाहिए वैसे तो, बेंडिंग मोमेंट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। क्या बकवास कर रहा है, मैंने डायग्राम बनाकर दे दिया, बोल रहा है कि नहीं प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। फोर्थ बताओ, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय लीनियरली इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन। कहां सी बातें कर रहा है भाई, लीनियरली नहीं कांस्टेंट होता है, बता दिया वैसे मैंने डायग्राम, ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द shear associated with the change in bending shear associated with the change of bending moment along the span is known as। जो यहाँ पर shear bending moment के चेंज के कारण आता है ना, उसको बोला जाता है द फ्लेक्सुरल shear बिकॉज ऑफ द बेंडिंग मोमेंट, बिकॉज ऑफ द बेंडिंग। क्योंकि अगर बेंडिंग मोमेंट है तो वो क्या कॉज करता है, बेंडिंग कॉज करता है ना। बेंडिंग के कारण जो शियर आता है उसको क्या बोला जाता है, बेंडिंग शियर या फिर फ्लेक्सुरल शियर बोला जाता है। टॉर्क अप्लाई करा है उसके कारण अगर आपका शियर आ रहा है, टॉर्क, टॉर्जन ऑफ शाफ्ट में भी देखा था शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला, उस शियर को बोला जाता है टॉर्जनल शियर। पंच कर रहे हो, है ना, होल बनाने की कोशिश करी जा रही है, तब जो शियर फोर्स आता है उसको बोला जाता है पंचिंग शियर। ठीक है, बैलेंसिंग शियर एक्चुअली इंटरनल शियर जो होता है उसको बोला जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर आंसर सही है, दैट इज ए फ्लेक्सुरल शियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है भैया बाई एक्सियल स्ट्रेस का मतलब क्या है। क्या होता है भाई, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वाला चैप्टर पढ़ा है, पहला केस क्या होता था, फर्स्ट केस प्रिंसिपल स्ट्रेस वाला चैप्टर। द फर्स्ट केस ये, इस केस का नाम क्या था, यूनी एक्सियल स्ट्रेस। सर बाई एक्सियल स्ट्रेस का मतलब क्या था,
इस डायरेक्शन में भी स्ट्रेस है और सर इस डायरेक्शन में भी स्ट्रेस है। दिस इज बाई एक्सियल स्ट्रेस कंडीशन। फिर क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री शीयर स्ट्रेस वाला, मतलब ये वाला केस याद है, थर्ड केस, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री शीयर स्ट्रेस। अबे तुम्हें फॉर्मूला भी नहीं पूछा, शर्म करो। अगर ऐसा एग्जाम भी तुम्हें टफ लगे, किसी ने गलती से भी तुम्हें ये बोल दिया कि भैया एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है, भाई इस इंक्रीज को अगर मान लो काउंट भी कर सकते हो तो तुम लोग ना मेरे हिसाब से महान हो। कौन सा इंक्रीज हो गया इस लेवल में? पहले तो चलो तो भी कुछ क्वेश्चंस आते थे न्यूमेरिकल, यहाँ तो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल है ही नहीं, सिर्फ केस का नाम पूछ रहा है। बाई एक्सियल का मतलब क्या है, दो अलग अलग डायरेक्शन में दो एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा एक और केस बनता था, दैट इज बाई एक्सियल कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस, चौथा केस बनता था सबसे जनरल। और एक और केस बनता है दैट इज ट्राई एक्सियल केस, मतलब अगर इसको मैं सिग्मा 1 और सिग्मा 2 लिखता हूं तो सिग्मा 3 वाला भी अगर इंक्लूड हो जाए 3D में तो उसको बोलते ट्राई एक्सियल। ठीक है सर, आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अभी और इसमें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैंटिलीवर बीम बोलता है, इसमें सब्जेक्ट किया गया है कपल एट इट्स मिड स्पैन। अच्छी बात है भैया, यहां लग गया मोमेंट, है तो कैंटिलीवर बीम ही ना। ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम नहीं है। सिंपली सपोर्टेड बीम होता तो उसमें शियर स्ट्रेस आता, शियर फोर्स आता। कैंटिलीवर में सिर्फ मोमेंट लग रहा है ना, तो शियर फोर्स नहीं आता है। तो शियर फोर्स का डायग्राम क्या रहेगा, जीरो। दिस इज योर शियर फोर्स डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम कैसा चलेगा सर, इस तरह से। ठीक है, जहां पर भी आपका मोमेंट लग रहा है वहां से आपका बेंडिंग मोमेंट बढ़ जाएगा, और कौन उसको रिएक्शन देगा, फिक्स्ड एंड रिएक्शन देगा। तो ये बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बन गया। अब देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, बोलता है डिटरमाइन शियर फोर्स एट द क्वार्टर स्पैन, एट द क्वार्टर फ्रॉम द फ्री एंड द फिक्स्ड एंड। अरे भाई दोनों जगह जीरो रहेगा, नहीं सब जगह जीरो होगा, शियर फोर्स की बात हो रही है, जीरो और जीरो, ऑप्शन नंबर सी। हाँ सर, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम होता और उस पर मैंने मोमेंट अप्लाई किया होता तो बिल्कुल इस केस में यहां पर हमें बिल्कुल शियर फोर्स का डायग्राम बनता। इधर वैल्यू आ जाती M/L और इधर वैल्यू आ जाती M/L रिएक्शंस की। ये स्टैंडर्ड केस, और ये सिंपली सपोर्टेड बीम वाला जो क्वेश्चन है ना, केस है ना, वो पूछा गया है आपको। ये आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में मिला है 2020 में। तो भैया सिंपली सपोर्टेड बीम वाला भी छोड़ो, कैंटिलीवर बीम पूछ रहा है, मतलब इजी हुआ है कि टफ हुआ है? मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के हिसाब से तो इजी हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई चेंज नहीं है लेवल में, कुछ क्वेश्चन इजी आते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। ये पहले क्वेश्चन आए जिसमें अरेंज करने के सवाल आए हैं, अलग अलग मटेरियल की ई की वैल्यूज के बेसिस पे आप अरेंज करते हो। यहाँ पर तो एक ही की वैल्यू पूछ रहा है, और वैल्यू भी क्या है, स्टील की सबसे ज्यादा याद की जाती है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स अधिकतर जो होते हैं ना बुक्स में वो होते हैं स्टील के लिए। वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू बी 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। आपने अधिकतर देखा होगा हर एक टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टील के लिए होते हैं। दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी 200 GPa। खत्म कहानी, कन्वर्ट करना सबको आता है, वैल्यू याद भी होगी आई होप। यहाँ तो एक ही मटेरियल के लिए वैल्यू पूछी जा रही है, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस, और मैंने एक्चुअली इस सेशन में सॉम पे बेस्ड 20 क्वेश्चंस करवाए। पता नहीं चला होगा ज्यादा, लेकिन सर ये एक्चुअली वो क्वेश्चंस है जो 2022 में पूछे गए हैं। अब लेवल बढ़ा है कि कम हुआ है ये आप खुद ही जज करिए। देखिए जजमेंट मैं नहीं दूंगा, बिकॉज एग्जाम का लेवल जो भी होगा, अगर ओवरऑल आपकी एग्जाम टफ आई तो सारे स्टूडेंट के लिए टफ आएगी, अगर ओवरऑल आपकी एग्जाम का लेवल कम आया तो सारे स्टूडेंट के लिए सेम होगा। तो आप लेवल जज करने से ज्यादा अच्छा आप अपने कंसेप्ट पे, अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दे। मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, मैं आपको पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपका एग्जाम कितना टफ या कितना इजी आया। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने कंसेप्ट को प्रॉपरली रिवाइज करें, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, है ना।
और एग्जैक्टली आपके एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो तो आप देख ही लेते हो यहाँ पर। चलिए फिलहाल इस सेशन को मैं एंड करता हूं, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और नए क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।